welcome to Friend Education, a friendly app for easy education. So आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नाम है आर एनवायरमेंट. ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर का नाम है आर एनवायरमेंट, तो आपको एनवायरमेंट से क्या समझना होता है? ओके, तो जो एनवायरमेंट होता है वो बेसिकली एक सम टोटल होता है आपकी एक्सटर्नल कंडीशंस का, और उनके बीच में जो आपका इंटरैक्शन हो रहा है उसको हम आपका एनवायरमेंट बोलते हैं. ठीक है, अब जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें एंजाइम्स यूज होते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम कोल होता है ना, कोयला, अगर हम उसको खा लेंगे तो क्या हमें उससे एनर्जी मिल जाएगी? हमारे एंजाइम्स उसे तो ब्रेक डाउन नहीं करते. बट सेम तरीके से ऑन द अदर हैंड, जैसे हमारे स्टार्च है, स्टार्च को तो हमारा एंजाइम ब्रेक कर देता है. फिर तो द थिंग इज, जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक इन एक्शन का क्या मतलब है? स्पेसिफिक इन एक्शन का मतलब है वो किसी स्पेसिफिक चीज को ही ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, यानी कि अगर हम स्टार्च खाएंगे तो वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी देंगे, पर अगर हम कोयला खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है नेचर में उनको ब्रेक डाउन करने के. ठीक है, अब जब हम ये बात करते हैं तो ह्यूमन मेड सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं जो डीकम्पोजेस होते हैं बेसिकली, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में. जस्ट फॉर नाउ रिमेंबर द वर्ड डीकम्पोजेस. तो जो डीकम्पोजेस होते हैं वो प्लास्टिक को डीकम्पोज नहीं कर सकते, यानी कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट में एक ज्यादा टाइम के लिए प्रेजेंट रहता है कंपैरेटिवली टू डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. अब डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या आ गया? नया वर्ड. अब ये नया वर्ड क्या चीज है? डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो चीजें होती हैं, वो टाइप की चीजें होती हैं जो एनवायरनमेंट में खुद ब खुद, यानी कि नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू डीकम्पोज हो जाती हैं, और जो आपके सॉइल है या आपका वाटर है उसमें मिल जाती हैं. ठीक है, तो वो होती हैं आपकी डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जिन्हें हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस भी बोलते हैं. ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि मैंने बताया, प्लास्टिक जो एनवायरनमेंट में बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए प्रेजेंट रहता है और डीकम्पोज नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. अब एज यू कैन सी, आई हैव मेड अ टेबल ओवर हियर जिसमें मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बीच में. सो लेट्स हैव अ क्विक रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट दीज टू सब्सटेंसेस आर. ठीक है, so when we talk about biodegradable substances, they are the substances which can be broken down into simpler, ठीक है, simpler harmless substances in nature with due course of time by the biological processes such as action of microorganisms like certain bacteria. अब इस डेफिनेशन, स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं. तो ये स्टेटमेंट ये बताना चाह रहा है कि वो सब्सटेंसेस जिनको हम सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो नेचर के अंदर होती हैं. ठीक है, नेचर में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम सिंपलर और हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. They are those substances which cannot be broken down into simpler harmless substances in nature. मतलब इसका मतलब हो गया कि हम इनको सिंपलर और हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ये होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब these substances may be solid, liquid और gaseous. अब ये तीन तरीके के हो सकते हैं, solid, liquid या gaseous. अब इसके अलावा भी इनका एक और डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं accumulated in the environment और concentrated in the food chain. ठीक है, या तो ये जो सब्सटेंसेस है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, या तो ये accumulated होंगे एनवायरमेंट के अंदर, यानी एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड होंगे फूड चेन के अंदर, यानी कि फूड चेन के अंदर प्रेजेंट रह के ये ऑर्गेनिजम्स को हार्म करेंगे, या फिर ये एनवायरमेंट में रह के एनवायरमेंट को हार्म करेंगे. तो ये होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जो ना ही तो फूड चेन और ना ही
एनवायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे फूड चेन क्या होती है, तो वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी आपका एक यूनिट है अलग से इस चैप्टर के अंदर, सो डोंट वरी, वी विल स्टडी अबाउट दैट आल्सो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इन सब्सटेंसेस को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, रीयूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट हम इन्हें रिसाइकिल नहीं कर सकते, ठीक है। और इसीलिए इनके लिए डंपिंग साइट का जरूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उन्हें पता होगा दिल्ली में एक बड़ा सा पहाड़ है कचरे का, दैट इज बेसिकली अ डंपिंग साइट, ठीक है। तो वो वहां पर सारे प्लास्टिक आते हैं क्योंकि ये रिसाइकिल नहीं हो सकते। On the other hand, we have biodegradable substances which can get recycled and they do not need a dumping site. क्योंकि ये recycle हो सकते हैं नेचर के अंदर ही, इसीलिए इनको dumping site का जरूरत नहीं होता है। Coming to the third point, these are obtained from living things, यानी कि जो living organisms होते हैं उनसे हमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस मिलते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स हैं उनका, जैसे पोटैटो है, पोटैटो का जो छिलका है दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल आइटम, जिसको हम यूज नहीं करते, अगर हम उसे सॉइल में फेंक देंगे तो वो अपने आप सॉइल में मिल जाएगा, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम प्लास्टिक को सॉइल में फेंकेंगे तो वो वहीं रहेगा, आप 10 साल बाद भी चेक करोगे तो भी आपको वो वहीं का वहीं मिलेगा, बिल्कुल उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सो दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब ये हमें कहाँ से मिलता है, नॉन लिविंग थिंग से। नॉन लिविंग थिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को कैसे बनाते हैं, हम आर्टिफिशियली प्लास्टिक को क्रिएट करते हैं, तो वो नॉन लिविंग थिंग से मिला हमें, ठीक है। देन दे कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये एनवायरमेंट का पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट में पोल्यूशन करते हैं। ऑन दी अदर हैंड दे कॉज मिनिमम एनवायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है, यानी कि ये जितना बिल्कुल कम लेवल पे एनवायरमेंट पोल्यूशन करते हैं, पोल्यूशन दोनों करते हैं बट ये कम करते हैं, ये वाले ज्यादा करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, इसके एग्जांपल में आता है डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो हमारा घर का मैंने बताया कचरा होता है, पील्स जितनी भी होती है हमारी सब्जियों की जो हम फेंक देते हैं वो सारी बायोडिग्रेडेबल होती है, तो अगर आप उनको कचरे में डालने की बजाय अपने घर के बाहर गार्डन की सॉइल में डाल देंगे सो इट विल बी यूजफुल, ठीक है, आपकी गार्डन की सॉइल का जो टेक्सचर है वो अच्छा हो जाएगा, डोमेस्टिक वेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं। देन जो यूरिन एंड फेकल मैटर होता है वो, सीवेज, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, पेपर, वुड, क्लॉथ एंड कैटल डंग, ये सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं और ये सब के सब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी प्रूव हो गया, थर्ड वाला। नाउ कमिंग बैक टू नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बट ऑब्वियस प्लास्टिक, उसका हमने अभी एग्जांपल लिया था, पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स जो आपके होते हैं, देन इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मर्करी, लेड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, रेडियो एक्टिव वेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं और ये सब के सब नॉन लिविंग है, इनमें से कोई भी चीज हमें लिविंग थिंग से नहीं मिल रही है, सब नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग से मिल रही है हमें, इसीलिए इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। अब ये तो हो गई बात हमारे सब्सटेंस को क्या खराब करता है, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट को क्या चीजें खराब करती हैं, ये तो उसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि एनवायरमेंट है तो इकोसिस्टम क्या होता है ना, इकोसिस्टम के बारे में आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, सो लेट्स टॉक अबाउट इकोसिस्टम। Now, as you can see over here on the board, I've written the definition of ecosystem. Natural and artificial ecosystem के बीच में difference भी मैंने यहाँ पे mention किया हुआ है। तो jumping into this, before that, let's just talk about what do you understand by ecosystem in, you know, layman terms, normal language में आपको क्या समझ में आता है ecosystem से। तो जो ecosystem होता है in layman terms, we could say that ecosystem living and non-living थिंग्स से कंप्राइज होता है। Now, as you can see over here on the board, you see the definition of ecosystem. You see the difference between natural and artificial ecosystem. But before jumping on to that, let's just first discuss कि layman terms में हम कैसे ecosystem को समझ सकते हैं। पहली चीज, living and non-living दो components हैं जिनसे comprise होता है आपका ecosystem। इन दो कंपोनेंट्स के बीच का जो इंटरैक्शन होगा इकोसिस्टम हम उसे बोलेंगे, बेसिकली जो सराउंडिंग्स होगी उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। ये एक लेमन टर्म लैंग्वेज हो गया, प्रॉपर डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ेंगे। अब लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं,
बायोटिक कंपोनेंट्स या लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसमें आपका ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी जिंदा है, सांस ले रहे हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, क्या लिविंग होता है, क्या नॉन लिविंग होता है ना। तो वो हो गए आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, आई एम सॉरी। अब बात करते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट्स की, यानी कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं बेसिकली, उनका क्या काम होता है, वो क्या करती है, जो सांस नहीं लेते या डाइजेस्टिव प्रोसेसेस नहीं करते, जैसे कि सॉइल, रॉक, सॉलिड रॉक्स, एयर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जब इंटरैक्शन होता है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। Now, let's talk about the definition. So, it is a self-sustaining system. क्या है ये? Self-sustaining है, ठीक है, खुद sustain कर सकता है. Where energy and matters, ठीक है, where energy and matters are exchanged between living and non-living components. It is therefore associated with biotic, जैसे कि हमने बात की biotic और biological components comprising of living organisms and the abiotic components. फिर से बात करते हैं, it is therefore associated with biotic और biological components comprising of living organisms and the abiotic components comprising of physical environment factors. Example, ponds and aquarium. तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्राइज करते हैं, वेयर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट और हमारे बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी और मैटर मिल रहा है, जिससे हम एनर्जी और मैटर एक्सचेंज कर रहे हैं, वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। अब इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, है ना। जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, वो बेसिकली द नेचुरल इकोसिस्टम आर टेरेस्ट्रियल, यानी ये लैंड पर होते हैं, एज वेल एज एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है। यानी नेचुरली जो इकोसिस्टम्स प्रोवाइडेड होते हैं हमारे नेचर के अंदर, वो या तो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या फिर एक्वेटिक। अब द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लैंड, ठीक है, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसकी हमने यहाँ बात की, उसका एग्जाम्पल है पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। तो जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, ठीक है। द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। The common examples of artificial ecosystem are crop fields, gardens, parks and aquariums. जो आप लोग जहाँ पे जिन पार्क्स में जाते हैं, वो भी इकोसिस्टम होता है एक तरीके का, पर ये ह्यूमन मेड है, इसलिए हम इन्हें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। ये नेचुरल है, जैसे कि ओशन नेचुरल होता है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम है। अब हमने पुराने चैप्टर्स में, प्रीवियस ईयर्स में भी हमने ये चीज पढ़ी है कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका बायोटिक कंपोनेंट है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बायोटिक कंपोनेंट है, उसको हम 3 पार्ट्स में, 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, ठीक है। Let me just make a flow chart and then we'll move forward. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ गया, 3 पार्ट्स आ गए, ठीक है। We have producers, then we have your consumers and we have your decomposers, ठीक है। And these are your biotic components या फिर organisms, ठीक है। Biotic components slash organisms, ठीक है, living organisms. Now
व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, तो अब बात आती है प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। तो जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खाना बनाते हैं, यानी कि जो आपकी सॉइल है, ठीक है, क्या आपकी जो सॉइल है उसमें से सारा मटेरियल लेकर, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में लास्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ा भी था, सॉइल से एनर्जी वगैरह लेके, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके जब वो फूड बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। कौन? प्लांट्स, ठीक है। बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से आपका एनर्जी बना सकते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारे प्लांट्स आते हैं। देन आता है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अपनी एनर्जी के लिए, तो मतलब वो उन्हें कंज्यूम करके एनर्जी पाते हैं, उन्हें बोलते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की एग्जांपल क्या हो गए? कार्निवोरस, हर्बिवोरस, पैरासाइट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स। I'm so sorry guys, I'm really sorry, ठीक है। तो कंज्यूमर्स हो गए, कंज्यूमर समझ में आ गया, प्रोड्यूसर समझ आ गया। अब बात करते हैं ये डीकम्पोजर्स क्या है। ये तो पहली बार सुन रहे हैं, डीकम्पोजर्स भी कुछ होते हैं। अभी तक हमने बात की डिग्रेड करने की। क्या चीज? जितना भी सामान है बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डीकम्पोज हो जाता है ना। तो अब ये जो बायोडिग्रेडेबल चीजें थी जो नेचर में नेचुरली डीकम्पोज हो रही थी, तो ये जो डीकम्पोज हो रहा है, जो डीकम्पोज हो रहा है, ये किससे रिलेटेड है? डीकम्पोजर्स से। मतलब कि किसी चीज को डीकम्पोज कौन करता है? डीकम्पोजर्स, ठीक है, समझ में आया? अब डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स का काम क्या होता है? डीकम्पोजर्स का मेन काम होता है जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि आपके जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, डेड रिमेन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको ब्रेक डाउन करना, ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट्स में। तो बेसिकली जो आपके डीकम्पोजर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज करते हैं, यानी ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जिनको फिर से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं एनर्जी बनाने में। फिर वो एनर्जी फिर कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं और इन दोनों के जो डेड रिमेन्स होते हैं उसको डीकम्पोजर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ फूड चेन है। अब फूड चेन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, इनके बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बताओ? इससे पहले हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, डिटेल्स भी कम है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो रैंडम डिटेल्स है वो भी आपको याद रहे, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू।